नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी चुस्त दुरुस्त मस्त होंगे और अपने जीवन के पलों को एंजॉय कर रहे होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, PSM PG कॉलेज, जियोग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल लर्न जियोग्राफी में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की कि चक्रवात क्या होता है, चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने देखा उष्ण उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, उनके निर्माण से संबंधित दशाएं कौन सी होती हैं और उनका प्रभाव क्या पड़ता है मौसम पर, ये हमने देखा। और इसके साथ साथ हमने प्रति चक्रवातों की भी बात की। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का वितरण कैसा है पूरे विश्व लेवल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और शुरू करते हैं आज का टॉपिक, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का वितरण क्या है। ठीक है, शुरू करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अधिकतम उत्तरी गोलार्ध में उत्पन्न होते हैं। इसका आधारभूत कारण क्या है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में आते हैं तो उसका कारण क्या है। तो महाद्वीपीय क्षेत्र की अधिकता के प्रभाव से, आपको पता है कि जो उत्तरी गोलार्ध है वो महाद्वीपीय गोलार्ध कहलाता है, क्योंकि स्थलखंड की वहाँ पर अधिकता है। तो महाद्वीपीय क्षेत्रों की अधिकता के प्रभाव से के अधिक समय तक तापमान की उच्च दशा का बने रहना और विशेषकर अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी कि NITC, नॉर्थ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस क्षेत्र, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि ये क्या होता है, का वर्ष के अधिक समय तक बना रहना पहला कारण हुआ। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं आगे कि दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का स्थानांतरण उत्तरी गोलार्ध में अधिक दूरी तक और अधिक समय तक रहता है। इसी कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की सर्वाधिक संख्या व सक्रियता उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। कारण पता चल गया आपको, उत्तरी गोलार्ध में सक्रियता अधिक है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की, उनकी संख्या अधिक है। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध ये स्थलखंड का गोलार्ध है और आपको पता है कि तापमान जल्दी ठंडा और जल्दी शीतल हो जाता है। साथ साथ अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में अधिक है और अधिक समय तक रहता है, जिससे इनकी सक्रियता बनी रहती है। ठीक है, महासागरों में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति भी सभी क्षेत्रों में समान नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद है महाद्वीपों के पूर्वी तटीय संलग्न सागरों में ही अधिकांश चक्रवात उत्पन्न होते हैं, जैसे चीन, फिलीपींस से संलग्न प्रशांत महासागर, दक्षिणी चीन सागर से संलग्न प्रशांत महासागर के दक्षिणी चीन सागर, बंगाल की खाड़ी, कैरेबियन सागर में चक्रवातों की संख्या व सक्रियता दोनों अधिक है। ठीक है, इसका प्रमुख कारण इन क्षेत्रों में गर्म समुद्री पवनों के अभिसरण की अधिक आदर्श दशा का विकसित होना है। ठीक है, साथ ही साथ अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र अधिक मजबूत होना भी इसका कारण है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जैसे उसने कहा कि महाद्वीप के पूर्वी तटीय भाग, जैसे मान लीजिए कि कोई महाद्वीप है, मान लो अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है या दक्षिण अमेरिका है, तो ये आपका पूर्वी तटीय भाग है। यानी महासागरों का कौन सा भाग हुआ, पश्चिमी भाग, और महाद्वीपों का पूर्वी तटीय भाग में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अधिक विकसित होते हैं। ठीक है मित्रों, दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग और उत्तरी न्यूजीलैंड उष्ण चक्रवातों से प्रभावित होते हैं। मेडागास्कर से पूर्व की ओर 100 डिग्री पूर्वी देशांतर तक हिंद महासागर के क्षेत्रों में भी उष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। इसका प्रभाव इस क्षेत्र में स्थित मॉरिशस और चैगोस द्वीप पर भी होता है। ठीक है, मॉरिशस और चैगोस द्वीप आप एटलस में अपने देख लेना कि वहाँ वो उनकी स्थिति क्या है। ठीक है, इसीलिए मित्रों भूगोल पढ़ते समय आपको एटलस हमेशा साथ में ही रखना चाहिए। उष्ण चक्रवातों की प्रकार क्या है ये देख लेते हैं हम। टाइप्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो जब हम वर्गीकरण करते हैं या प्रकार बताते हैं तो हमें आधार बताना पड़ता है। जैसे इसका आधार है तीव्रता के आधार पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं। सबसे पहले है आपका
उष्णकटिबंधीय विक्षोभ पहला प्रकार है। ये कमज़ोर चक्रवात होते हैं। इसकी गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसके बाद है उष्णकटिबंधीय अवदाब यानी कि ट्रॉपिकल डिप्रेशन। ये भी कमज़ोर चक्रवात होते हैं। इनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इनमें डिफरेंस गति का है। विक्षोभ 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा और अवदाब में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद है उष्णकटिबंधीय तूफान। ये तीव्र चक्रवात होते हैं और इनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये भारी तबाही मचाता है। इसके उदाहरण तौर पर हरिकेन, टाइफून, टॉर्नेडो और वाटर स्पाउट ये कुछ प्रकार हैं जो उष्णकटिबंधीय तूफान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये तो तीव्रता के आधार पर था चक्रवातों का वर्गीकरण। अब है क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर देखते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है टॉर्नेडो। ठीक है, टॉर्नेडो के बारे में तो एक सेपरेट वीडियो में हम बात करेंगे क्या होता है। यहाँ हम थोड़ा देख लेते हैं कि ये यूएसए के मैदानी भाग, ये आपको याद रखना है कि यूएसए का जो मैदानी भाग है यानी कि जो ग्रेट प्लेन्स है में ग्रीष्मकाल में सतह पर अधिक तापमान के कारण उत्पन्न होने वाले सबसे तीव्र चक्रवात है। हरिकेन आपका यूएसए के जो पूर्व में सागरीय भाग है वहाँ पर उत्पन्न होता है, जबकि टॉर्नेडो ग्रीष्मकाल में होता है और कहाँ पर, मैदानी भाग में। ठीक है, इसमें वायु तीव्र गति से उत्पन्न होती है और वायु की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 800 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके कारण जान माल का व्यापक नुकसान होता है। धूल के बादल टॉर्नेडो के मलबे को मिसाइल कहते हैं, यानी कि टॉर्नेडो के समय जो धूल के बादल बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मिसाइल कहते हैं। ठीक है, मिसाइल कहते हैं। इसके बाद है आपका वाटर स्पाउट। ठीक है, टॉर्नेडो की तरह ही तीव्र चक्रवात जिसकी उत्पत्ति जापान के दक्षिण में महासागर की सतह पर जल के तापमान के 28 से 29 डिग्री सेल्सियस होने के कारण होती है। यानी वाटर स्पाउट कहाँ आता है, जापान के दक्षिणी भाग में जो महासागर है वहाँ पर आता है। क्यों, क्योंकि 28 से 29 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है आपका टाइफून। यह तीव्र चक्रवात है। इसकी उत्पत्ति जापान सागर, चीन सागर व फिलीपींस सागरीय क्षेत्रों में होती है। इसकी सामान्य गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन कभी कभी यह 200 किलोमीटर प्रति घंटा भी रफ्तार इसकी हो जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए 2013 में एक हायान चक्रवात टाइफून प्रकार का ही एक चक्रवात था। ठीक है, आपको याद रखना है कहाँ आते हैं, जापान, चीन और फिलीपींस सागरीय क्षेत्रों में आते हैं। इसके बाद है आपका अगला है हरिकेन। ये कैरेबियन सागर व मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, टॉर्नेडो और हरिकेन में आपको मित्रों डिफरेंस याद रखना है कि हरिकेन आपका मैदानी भाग में यूएसए के आता है और ग्रीष्मकाल में आता है, जबकि हरिकेन अमेरिका के पूर्वी भाग में यानी कैरेबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होता है। इसके प्रभाव से कैरेबियन द्वीप, मध्य अमेरिका व दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी अमेरिका होते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका तूफान। तूफान भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को तूफान कहते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहते हैं, तूफान। पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में ग्रीष्मकाल के प्रारंभ और शीतकाल के प्रारंभ में इसकी उत्पत्ति होती है। विली उष्ण चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पूर्वी नहीं होगा, यहाँ पे पश्चिमी होगा, यानी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी भाग में विली आते हैं। ये मध्यम से तीव्र प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बाद है न्यूजीलैंड। नॉर्थवेस्टर न्यूजीलैंड में उष्ण चक्रवातों को नॉर्थवेस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन चक्रवातों की जिनमें बात की हमने उनको हम एक मैप के माध्यम से देख सकते हैं इनका क्षेत्र क्या है। आप देख सकते हैं हरिकेन जो होते हैं वह यूएसए के पश्चिमी और पूर्वी सागरीय भागों में आते हैं। यहाँ पर आपके कैरेबियन और मैक्सिको की खाड़ी है। इसके बाद साइक्लोन दिखाया गया है। इंडिया में जो चक्रवात आते हैं उन्हें साइक्लोन ही कहते हैं। इसके बाद जापान, चाइना व फिलीपींस के सागरीय भागों में जो आते हैं उन्हें टाइफून कहते हैं। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के यहाँ ये थोड़ा डायरेक्शन गलत दी हुई है, यहाँ पर आता है। ठीक है,
तो जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी भाग में आते हैं उन्हें विली विली कहते हैं, ठीक है। और टॉर्नेडो आपको बताया ही कि टॉर्नेडो यूएसए के मैदानी भाग में यहाँ पर आता है और कब ग्रीष्मकाल में आता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है मित्रों। इसके बाद चक्रवात है। चक्रवात हिंद महासागर खासकर बंगाल की खाड़ी में व अरब सागर में आने वाले चक्रवातों को चक्रवात ही कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये देख लेते हैं कि आपने सुना होगा कि जब कोई चक्रवात आता है तो उसका नाम दिया जाता है, तो वो नाम कैसे रखे जाते हैं और क्यों रखे जाते हैं उनको हम आगे देखते हैं। चक्रवातों का नामकरण कैसे किया जाता है, हाउ आर साइक्लोन नेम्ड, ठीक है, इसको देखते हैं हम। इसका नामकरण एक समझौते के तहत किया जाता है। नामकरण का उद्देश्य बचाव के लिए तैयारी करना, यानी कि एक समझौते के तहत किया जाता है। अब क्यों किया जाता है नामकरण, ताकि हम इससे आने से पहले तैयारी कर सकें, ताकि बचाव अधिक हो, यानी जान माल का नुकसान ना हो, ठीक है। चेतावनी संदेशों में चेतावनी संदेशों में तूफानों की त्वरित पहचान में मदद करने के लिए तूफानों के नामकरण की प्रथा वर्षों पहले शुरू हुई थी, क्योंकि जो नाम हैं उनको संख्याओं में याद रखना आसान होता है। किसके लिए, पहचान के लिए, कि वो त्वरित पहचान के लिए, ठीक है। संख्याओं के नाम व तकनीकी शब्दों की तुलना में याद रखना कहीं अधिक आसान होता है, यानी चक्रवातों का नामकरण क्यों किया जाता है, ताकि हम उनकी पहचान कर सकें, ठीक है। दुनिया भर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम के 5 क्षेत्र तय किए गए हैं। ये आपको याद रखना है कि जो दुनिया भर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उनके नामकरण करने के लिए कितने क्षेत्र हैं, तो 5 क्षेत्र तय किए गए हैं, ठीक है। इसमें प्रत्येक के लिए अलग अलग देशों की एक कमेटी है। वह कमेटी विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO चक्रवातों का नाम तय करती है, ठीक है। वे क्षेत्र कौन से हैं आपके देख लेते हैं। सबसे है तो कैरेबियन सागर, मैक्सिको खाड़ी व उत्तरी अटलांटिक के नाम, ठीक है। पूर्वी उत्तरी प्रशांत नाम और मध्य उत्तरी प्रशांत नाम और पश्चिमी उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागरों के नाम को कौन तय करती है, तो कैरेबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी के जो नाम है क्षेत्र हैं इनको तय करती है, ठीक है। इसके बाद है आपका ऑस्ट्रेलियाई उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र यानी TCWC जिम्मेदारी का क्षेत्र है। इसके बाद क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र नाडी, ठीक है। इसके बाद है आपका पोर्ट मोरेस्बी उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। इसके बाद है चेतावनी केंद्र की जिम्मेदारी का क्षेत्र जकार्ता वो उष्णकटिबंधीय चक्रवाती चेतावनी केंद्र की जिम्मेदारी का क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद है आपका उत्तरी हिंद महासागर के नाम अरब सागर व बंगाल की खाड़ी के नामों की जिम्मेदारी और दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर के नामों की जिम्मेदारी, ठीक है। ये आपके 5 क्षेत्र हैं जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम तय करती हैं। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में संबंधित देश मिलकर कुछ नाम तय करते हैं और उन नामों के आधार पर ही चक्रवात का नामकरण किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो क्षेत्र हैं आपके चक्रवात निर्धारण के वो 5 क्षेत्र हैं। 5 क्षेत्रों में कई देश मिल करके, यानी एक क्षेत्र में जितने देश हैं वो नाम मिल करके नाम तय करते हैं और उसी के आधार पर चक्रवात का नामकरण किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आगे उत्तरी हिंद महासागर के अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवातों के नामकरण कैसे किया जाता है। अब हम ये देख लेते हैं, क्योंकि भारत से संबंधित है ये, इसलिए हमें इस क्षेत्र को जानना अति आवश्यक है। देखते हैं आगे उत्तरी हिंद महासागर यानी कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में सागर क्षेत्र के चक्रवातों का नामकरण उत्तरी हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी व अरब सागर के क्षेत्र के उष्ण चक्रवातों का नाम विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक व सामाजिक आयोग, कौन कौन शामिल हो गया इसमें, WMO और संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक व सामाजिक आयोग एशिया और प्रशांत पैनल द्वारा तय किए जाते हैं। और इस पैनल में कितने देश शामिल हैं, 13 सदस्य देश, यानी कि 13 सदस्य देश ऐसे हैं जो उत्तरी हिंद महासागर में यानी कि बंगाल की खाड़ी
और अरब सागर में आने वाले चक्रवातों के नाम तय करती है। और वो 13 देश कौन से हैं? सबसे पहले आपका भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ठीक है। और इस मैप में दिखाया गया है कि किन क्षेत्रों की बात की गई है, यानी उत्तरी हिंद महासागर यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण 13 देश मिलकर करते हैं। इसमें हमने देखा भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इसके बाद है म्यांमार, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर व यमन। इन देशों को आप एटलस में देख लीजिएगा, ये याद हो जाएंगे आपको आसानी से, ठीक है। इसके बाद ये देश मिलकर एक के बाद एक नाम जोड़कर एक लिस्ट बनाते हैं और आने वाली एक के बाद एक चक्रवातों को वह नाम दे दिया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। हालांकि इनमें से किसी नाम को दोहराया नहीं जाता, ठीक है। आपको एक नीचे लिस्ट दी जा रही है जिसमें आगामी 20 नाम को देख सकते हैं, जो उत्तरी हिंद महासागर यानी कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर क्षेत्र के अब तक आगे तूफानों के नाम दिए गए हैं जो आने वाले हैं, ठीक है। कुछ के नाम दिए गए हैं, जैसे बांग्लादेश ने कौन सा नाम दिया? निसर्ग 2020 में दिया था। भारत ने गति नाम दिया 2020 में। ईरान ने निवाल नाम दिया 2020 में, ठीक है। इसके बाद मालदीव ने बुदेवी नाम दिया 2020 में। म्यांमार ने ताउते नाम दिया, ताउते, ठीक है, 2021 में। ओमान ने यास नाम दिया था, ठीक है, 2021 में। इसके बाद पाकिस्तान ने गुलाब नाम दिया, कतर ने शाहीन नाम दिया, सऊदी अरब ने जवाद नाम दिया, श्रीलंका ने अशानी नाम दिया, थाईलैंड ने सितांग नाम दिया, ठीक है। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात मालिक, यमन ने कौवा, बांग्लादेश ने बिपरजॉय, भारत ने तेज नाम दिया, ईरान ने हमून नाम दिया, ठीक है। इसके बाद मालदीव ने मिदिली नाम दिया और म्यांमार ने मिचौंग नाम दिया, ठीक है। इसके बाद ओमान ने रीमल नाम दिया और पाकिस्तान ने अस्मा नाम दिया। यानी कि जो नाम दिए जा चुके हैं वो तो ठीक ही है, जो आने वाले समय के जो चक्रवात होंगे उनको इसी क्रम में नाम दिए जाएंगे, ठीक है। अब आपको हम कुछ ये है कि कुछ चक्रवातों के समय रेड अलर्ट जारी किए जाते हैं, यानी कि कुछ कलर कोड होते हैं जिनसे संबंधित वार्निंग दी जाती है। अब कलर और कोड याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया था जीडीसी में, ठीक है, तो उसे हम देखते हैं। तो जो IMD है यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान संगठन है, मौसम संगठन है, विभाग है, वह 4 कलर कोड उसने डिसाइड कर रखे। कितने? 4 कलर कोड, वो हम देख लेते हैं कौन से हैं। पहला है आपका ग्रीन का मतलब होता है ऑल इज वेल, ठीक है। येलो का मतलब होता है बी अवेयर, यानी कि जागरूक रहें, ठीक है। ग्रीन का मतलब ऑल इज वेल यानी सब ठीक है। येलो का मतलब बी अवेयर यानी जागरूक रहें। ऑरेंज या एम्बर का मतलब होता है बी प्रिपेयर्ड, यानी कि तैयार रहें बिल्कुल। और रेड का मतलब होता है टेक एक्शन, यानी कि अब एक्शन लें, ठीक है। तो मित्रों, क्वेश्चन ऑरेंज वाला पूछा गया था जीडीसी 2015 में, तो ये आप याद रखेंगे कि ऑरेंज का मतलब होता है बी प्रिपेयर्ड, ग्रीन का मतलब ऑल इज वेल, येलो का मतलब बी अवेयर और रेड का मतलब टेक एक्शन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम आगे। जैसा कि आप ऊपर के लिस्ट में देख सकते हैं कि यास तथा ताउते 2 ऐसे चक्रवात हैं जो अभी हाल ही में घटित हुए। आगे आने वाले किसी भी तूफान को अगले नाम के क्रम के अनुसार नाम दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। स्पष्ट है कि चक्रवात वायुमंडलीय विक्षोभ की ऐसी दशा है जिसमें सामान्यतः निम्न वायुदाब से केंद्र की ओर वायु का चक्रीय प्रवाह विकसित होती है, लेकिन उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की दशाओं और वायु की चक्रीय प्रवाह में अंतर पाया जाता है। ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी देखा था। कटिबंध में व्यापारिक पवनों के अभिसरण से, किनके? जो उष्ण कटिबंध है उसमें व्यापारिक पवनों के अभिसरण से विकसित अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में विकसित निम्न वायुदाब केंद्र की ओर
वायु का चक्रीय प्रवाह का विकास होता है, इसे ही हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा मित्रों आपका ये वीडियो जिसमें हमने देखा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्षेत्र कौन कौन से हैं, उनका प्रकार में हमने उत्पत्ति के आधार पे तीव्रता के आधार पे देखा। ठीक है, इसके बाद हमने क्षेत्र के आधार पे देखा। इसके बाद हमने देखा कि इनका नामकरण कैसे किया जाता है, जिसमें हमने उत्तरी हिंद महासागर यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आने वाले चक्रवातों के नामकरण को देखा, जिसमें 13 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत भी एक शामिल है। इसके बाद हमने देखा कि IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कुछ कलर कोड जारी करता है वार्न करने के लिए, जिसमें हमने ग्रीन की बात की जिसका मतलब है ऑल इज वेल, येलो का मतलब बी अवेयर, और ऑरेंज का मतलब बी प्रिपेयर्ड, और रेड का मतलब टेक एक्शन। ठीक है मित्रों, अगर ये मित्रों वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर वीडियो से संबंधित कोई आपको या इस टॉपिक से संबंधित कोई प्रश्न है अगर आपका, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर डाल सकते हैं, उसका जवाब हम ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद मित्रों।